स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ चुके हो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, ये आप लोग पिछला लेक्चर यही है, अवयवों का योग और घटाना, जिसको कि आपने सीख लिया है कि करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ही ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं अगर सेम आर्डर हो तो आज आपको हम ले चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ पर ध्यान देते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, अवयवों के योग के गुणधर्म क्या हैं। पहली प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव लॉ, इसको कि हम क्रम विनिमय नियम भी कहते हैं। जैसा कि वर्ड से ही पता चलता है, क्रम विनिमय मतलब होता है बदलना। यदि दो मैट्रिक्स ए और बी सेम ऑर्डर के हों, सेम ऑर्डर जिनका ऑर्डर सेम हो, तो उनको आप a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए लिख सकते हैं। इसी रूल को कॉम्यूटेटिव रूल कहते हैं। ठीक है, a प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वही b प्लस ए का आएगा। आगे चलते हैं एसोसिएटिव लॉ में, साहचर्य नियम में। अगर कोई 3 मैट्रिक्स ए बी सी हों, यदि कोई 3 अवयव ए बी और सी हों और उनके आर्डर भी क्या हों, सेम हों, तो a प्लस बी मतलब पहले दो के योग फिर तीसरे के साथ योग का जो रिजल्ट प्राप्त हो वो किसके सेम हो, लास्ट के दो का सम और फर्स्ट मैट्रिक्स इनका सम, इनके सेम हो। तो इस रूल को क्या कहते हैं, एसोसिएटिव बोलते हैं। तो ये एसोसिएटिव होता है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये सेम आते हैं तो एसोसिएटिव रूल सेटिस्फाई होता है। वो ऑलवेज सेम आएंगे भी, सेम ऑर्डर रहेंगे। आप ऐड करेंगे, चाहे इन दोनों को ऐड करके फिर इसको ऐड करें या इन दोनों को ऐड करके देन इसको ऐड करें, ऑलवेज सेम होता है। ये एसोसिएटिव रूल होता है। तीसरे नंबर पर प्रॉपर्टी तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, योग के तत्समक का अस्तित्व। योग का तत्समक एलिमेंट जो होता है, अवयव होता है, वो जीरो होता है। मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ही होता है कि आइडेंटिटी वही एलिमेंट होता है जिसको ऐड कर देने से कोई भी इफेक्ट मैट्रिक्स पर ना पड़े। ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं, जीरो इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स एडिशन में जो जीरो मैट्रिक्स होता है वही इनके योग का तत्समक अवयव कहलाता है। ठीक है, अवयवों के योग संक्रिया का तत्समक शून्य अवयव है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ ए और जीरो क्या हैं, इज टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। जैसे ए 2/2 है, अब आपको जीरो को 2/2 कैसे लिखेंगे। मान लीजिए आप ए आपका 2/2 है। लेट जैसे मान लीजिए हम कहें कि ए आपका 1 2 3 4 है, तो दूसरा मैट्रिक्स जो ओ है वो क्या होगा, वो होगा 0 0 0 एंड देन 0। ये भी 2/2 हो गया। इसका यही मतलब हुआ। ठीक है, इसका ये मतलब है कि ए एंड 0 इज टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक, आगे चलते हैं नंबर 4 में। नंबर 4 क्या कहता है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, योग के प्रतिलोम का अस्तित्व क्या है। तो माइनस ए इज द एडिटिव इनवर्स, मतलब ए का विपरीत साइन जो होता है वही उसका योग का प्रतिलोम होता है। ठीक, किसी अवयव ए का योग प्रतिलोम माइनस ए होता है। ठीक है, इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट भी कर सकते हो कि a प्लस माइनस ए इक्वल टू माइनस ए प्लस ए, ऑलवेज जीरो मैट्रिक्स फाइंड आउट होता है। तो समझ गए होंगे कि योग का प्रतिलोम, योग मतलब सम होता है, ऐड होता है। ऐड का प्रतिलोम, प्रतिलोम मतलब क्या होता है, विपरीत। ऐड का विपरीत क्या होता है, नेगेटिव होता है। बहुत ज़्यादा वर्ड में ही, इसका जो वर्ड है उसी में ही पूरा डेफिनीशन ही क्लियर हो जा रहा है, बहुत कठिन नहीं है। आगे चलते हैं, एक इम्पॉर्टेंट डेफिनीशन है जिसको कि आप कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, अवयवों का गुणन क्या होता है, ये आपको समझना चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो अवयवों का गुणन होता है, जो अवयवों का गुणन होता है वो टू मैट्रिक्स, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मतलब ये मल्टीप्लाई हो सकता है कैसे, यदि पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम हो। सबसे पहली कंडीशन तो यही है, मतलब मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो तो अभी मैं आपको बाद में बताता हूँ।
पहले मल्टीप्लिकेशन के कंडीशन को पूरा करता है कि नहीं। तो इसकी कंडीशन क्या है, कोई भी मैट्रिक्स दिया गया हो, सबसे पहले हम इसकी कंडीशन को चेक करते हैं। कंडीशन क्या है कि अगर ये पहले मैट्रिक्स, जो आपका पहला मैट्रिक्स ए है, उसका कॉलम, ये कॉलम नंबर ऑफ कॉलम होता है n, और जो दूसरा मैट्रिक्स बी दिया गया है उसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ रो कितना है n। मतलब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और इसकी एक दूसरी कंडीशन क्या है, कंडीशन नहीं बल्कि लर्निंग पॉइंट है कि जब दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होता है तो पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम फाइंड आउट होता है। मतलब देख सकते हैं आप, ये m क्रॉस p प्राप्त हुआ है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। डेफिनीशन आप यही है, डेफिनीशन लर्न कर लीजिएगा। देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज द ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ रो। वही जो आपको हमने ये चीज़ समझाया है, यही चीज़ लिख दिया है, m क्रॉस p होता है। मतलब जो प्रोडक्ट होता है वो पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम एलिमेंट ही होता है। ठीक है, तो इस प्रकार गुणनफल ए बी के कोट, ये पंक्तियों, ठीक है, ये आप पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जाम्पल को ध्यान से देखिए ज़रा। एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एग्जाम्पल 1 ए इक्वल टू, मान लीजिए 1 2 है, 1 2, इसका ऑर्डर देख सकते हैं आप, एक ही रो है और कॉलम कितने हैं, कॉलम 2 हैं। एक कॉलम ये है और दूसरा कॉलम ये है, लेकिन रो क्या है, नंबर ऑफ रो केवल 1 है, तो 1/2। दूसरा मैट्रिक्स बी है, इसके कितने रो हैं, 1 रो 2 रो, कितने कॉलम हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, 2/3 हुआ। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब इसको मल्टीप्लिकेशन का वर्किंग रूल आपको समझना है। वो तो कंडीशन आपने समझा था ना, इधर जो ऊपर समझा था ये कंडीशन था कि पहले का कॉलम दूसरे का रो सेम होना चाहिए, तब आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। मल्टीप्लाई करने पर ये रिजल्ट प्राप्त होता है, इस ऑर्डर का रिजल्ट प्राप्त होता है। ये तो कंडीशन था। मल्टीप्लिकेशन होता कैसे है, ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन होता है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, a इंटू बी इज इक्वल टू, मतलब ये a है और ये b है। हमने देखिए आपको ऐसे संकेत दिया है, ये देख सकते हैं पहले मैट्रिक्स का ये कॉलम है, ठीक है, जैसा कि आपने रूल में पढ़ा है, और ये दूसरे मैट्रिक्स का रो है। ये दोनों सेम है। देखिए नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2 हैं, नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 हैं। यही चीज़ हमने यहाँ पर समझाया है आपको कि पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। आप यहाँ देखिए, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है। जब ये सेम होता है देन आप ये इस प्रोसेस में, तब आप इस प्रोसेस में लिखते हैं कि a इंटू बी इज इक्वल टू क्या होगा, वो रिजल्ट क्या होगा वो आप देखिए। अच्छा, एक बात और, ये आपकी हिंट की बात है। माइंड में हमेशा ये चीज़ होनी चाहिए कि अगर इनका जो प्रोडक्ट ऑर्डर होता है वो क्या होता है, m क्रॉस p। m मतलब क्या है, पहले का रो दूसरे का कॉलम। तो यहाँ भी आपको माइंड में इतना तो मल्टीप्लाई करने से पहले होना ही चाहिए कि हमें जो प्रोडक्ट ऑर्डर मिलेगा 1/3 मिलेगा। ध्यान रहे, पहले का रो दूसरे का कॉलम यही मिलता है। यही चीज़ हमने यहाँ नोट में क्लियर किया है। नोट में यही सब चीज़ें लिखा है कि जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट का जो ऑर्डर मिलता है वो क्या मिलता है। ठीक है, तो यहाँ 1/3 मिलेगा। ये चीज़ माइंड कि पहला रो पहले कॉलम का ईच एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन होता है, देन प्लस लगाया जाता है जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, कंडीशन फुलफिल होने के बाद जितने भी एलिमेंट्स रहेंगे ईच एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस, मल्टीप्लाई देन प्लस। ठीक है, यही इसका मेन वर्किंग रूल है। मतलब 1 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 1 1 जा 1। ठीक है, एक एलिमेंट का हो गया, फिर दूसरे एलिमेंट का इसके साथ होगा, उससे पहले हम प्लस लगाएंगे, फिर दूसरे एलिमेंट का इसके साथ हो गया, 2 × 4। ठीक है, अब ये आपका फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। अब सेकंड एलिमेंट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से समझ लीजिए, ये जैसे ये 9 तो मिल जाएगा जब आपने 1 2 का 1 4 के साथ किया, मतलब पहले रो का पहले कॉलम के साथ किया। अब पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ करते हैं तो दूसरा एलिमेंट मिलेगा आफ्टर द कैलकुलेशन। अब देखिए कैसे, 1 × 2 दूसरा एलिमेंट, फिर प्लस लगाया 2 × 5,
ये है, ठीक है। और थर्ड एलिमेंट के लिए फिर से पहले रो का तीसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको तीसरा एलिमेंट ये 5 मिलेगा। देखिए कैसे, 1 इंटू 3, फिर प्लस लगाया दूसरे एलिमेंट के लिए 2 इंटू 1, ठीक है। तो इसलिए आप इससे देख सकते हो कि ये एक एलिमेंट है, इसको कैलकुलेट किया 9 है, इसको कैलकुलेट किया 12 है, इसको कैलकुलेट किया तो 5 आ गया। तो आप ध्यान से देखिए इसका रो कितना है, 1 रो है, कितने कॉलम है, 3 कॉलम है, यही इसका आंसर है। बस एक एग्जांपल और हमने आपको बता देता हूँ, इसको भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और बी क्या है 5 6 7 8, ये हो गया, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखिए, खुद इस पर थोड़ा सा एनालिसिस करिए तो बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। हमने जो यहाँ पर सर्किल बनाया है 1 2 का बनाया है और ये 5 7 का बनाया है, ठीक है, और 6 8 का बनाया है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ हो रहा है, 5 7 के साथ। ईच एलिमेंट का मल्टीप्लाई करके फिर प्लस लगाया गया। देखिए ध्यान से, 1 इंटू 5 किया गया है, 1 इंटू 5 किया गया है, उसके बाद 2 इंटू 7 किया गया है। फिर दूसरे एलिमेंट को प्राप्त करने के लिए क्या किया गया, 1 इंटू 6, यहाँ देखिए 1 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 8, ये 2 इंटू 8 हुआ है, ठीक है। ये हो गया, दोनों एलिमेंट्स मिल गए। पहले का कैलकुलेशन 19 आ रहा है, दूसरे का 22 आ रहा है। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझना है, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, एक ही रो लिया था, इसमें क्या है 2 रो है, तो 2 रो है, तो यहाँ भी आपको समझना चाहिए 3 इंटू 5, ये देखिए 3 इंटू 5, फिर प्लस लगाया, फिर दूसरे एलिमेंट के लिए 4 इंटू 7, मतलब रो का मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होना है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और ईच एलिमेंट का मल्टीप्लाई ईच होने के बाद प्लस लगाना है। देखिए 4 इंटू 7। फिर अब देखिए, अब नीचे वाला जो A22 एलिमेंट्स है, इसको फाइंड आउट करने के लिए देखिए 3 इंटू 6, ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट फिर प्लस लगाने के बाद 4 इंटू 8 किया। तो इस तरीके से आपको ये रिजल्ट